देखिए वो वाला हम कर रहे थे, वही डिफरेंस मैंने बोले थे, कितने 3 डिफरेंस बोले थे, वही पेपर में आने हैं, आपको बड़ी बार पूछे हुए हैं। फर्स्ट कौन सा था? कौन सा? लॉ ऑफ मास एक्शन और किसके बीच में? रेट लॉ के बीच में। चलिए अभी लिखिए इसका, एक साइड लिखिए क्या, रेट लॉ, और दूसरी साइड लिखिए क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो भाई बताइए, अभी ये सारी चीजें पढ़ ली हुई हैं, ठीक है ना। जो अभी हमने टॉपिक कौन कौन से करे, टॉपिक पता कौन कौन से करे? फर्स्टली हमने देखिए वही करा, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन में कौन सा करा? हमने करा था एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। देन उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक करा? उसके बाद हमने देखा रेट लॉ। रेट लॉ के बाद हमने देखा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बाद देखा भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद देखा मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अभी देखिए जो हमने टॉपिक्स करे, तो उन सभी के बीच में फर्क जो है वो पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो आ गया भाई रेट लॉ और इसके बीच में किसके, लॉ ऑफ मास एक्शन के बीच में फर्क। तो बताइए भाई रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये क्या है भाई रेट लॉ? बोलिए रेट लॉ क्या है, बताइए भाई। रेट लॉ लिखते हो भाई? रेट लॉ क्या बताता है? रेट के बारे में बताता है, उसके मुताबिक रेट लॉ क्या होता है भाई? बोलिए रेट लॉ क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ। रेट लॉ की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर क्या, रेज टू सम पावर्स व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए अगर याद नहीं रखोगे तो फिर चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है ना। चीजें याद करने, रिवाइज करते रहना है पुरानी चीजें, ठीक है ना। तो अभी देखिए फर्स्टली इधर लिखिए, और ये चीजें मैंने क्या बोला था, जो इसकी पावर्स है वो कैसे पता लगती थी भाई? एक्सपेरिमेंट से पता लगती थी, ऐसे नहीं पता लगती है थ्योरेटिकली। आपने रिएक्शन को देख लिया और पता लग गया, आपको ये चीज पता लगेगी कैसे? एक्सपेरिमेंट से। तो अभी लिख दीजिए, इधर लिखिए, फर्स्टली लिखिए इट इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ। इट इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ। और इधर इधर देखिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो क्या था भाई? लॉ ऑफ मास एक्शन था वो क्या था भाई? क्या था भाई? थ्योरेटिकल तो है, बट इसकी डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ द रिएक्शन इज क्या भाई? क्या भाई विनायक, किसके बराबर था? भूल गए, पुरानी चीजें नहीं पढ़नी है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर होता था ना भाई। अभी इधर क्या हो सकता है, ये मे और मे नॉट बी इक्वल। बट अभी देखिए इसका ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा कि थ्योरेटिकल होगा? ये होगा थ्योरेटिकल, बिकॉज जब आप लोग रिएक्शन को लिखोगे, राइट करोगे, तब आप लॉ ऑफ मास एक्शन को लिख सकते हो, बट रेट लॉ को आप लोग नहीं लिख सकते। तो ये वाली चीज है, उधर आगे लिख दीजिए इट इज अ थ्योरेटिकल लॉ। इट इज अ थ्योरेटिकल लॉ। और इधर लिखिए भाई सेकंड, सेकंड करके लिखिए। सेकंड क्या होगा, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए क्या, इट इज, क्या लिखने हैं? It depends on the concentration of which the rate of reaction actually depends. हाँ, अभी लिख दीजिए इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। लिख दीजिए भाई इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑन विच द रेट ऑफ अ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। लिख दीजिए भाई, लिखिए इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन on which rate of reaction actually depends, on which rate of reaction actually depends। इसका मतलब क्या हुआ, समझ आई भाई? ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये जो रेट लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। आपको पता है ना, जब मैं इसको लिखता हूं तो क्या आता है? इधर एग्जांपल करके लिख दीजिए, इधर ऐसे लिखिए, जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी गिविंग अस प्रोडक्ट्स। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखूंगा बताइए भाई?
रेट लॉ कैसे लिखूंगा बताइए भाई सारे। रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के, आगे आप नोटबुक बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो अभी बोलिए कंसंट्रेशन ऑफ ए अल्फा और बी बीटा। तो अभी देखिए ये जो अल्फा और बीटा है ये आपको कैसे पता लगे थे, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। तो अभी देखिए एक्चुअली में रेट जिस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे पता लगता है, एक्सपेरिमेंटल। जो कहां से पता लगता है हमें, रेट लॉ से। तो ये वाली चीज समझ आ रही है ना भाई। तो उधर वही चीज मैंने लिखी, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑन विच द रेट ऑफ अ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, है ना भाई। एक्चुअली में अगर मैं इसका लिखूंगा, पहले इसका थ्योरेटिकल लॉ है, इसका क्या लिखूंगा मैं, इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, जब आप लोगों ने कोई एक रिएक्शन लिख दी उसकी स्टाइकोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई, स्टाइकोमेट्री के ऊपर, है ना भाई। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इधर ये यही एग्जांपल ले ली मैंने, ए प्लस बी बी गिविंग अस क्या, प्रोडक्ट्स। तो क्या लिखूंगा इसका मैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखूंगा बताइए भाई। रेट कैसे लिखूंगा बोलिए, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखूंगा, के ए ऊपर ए और बी और इसे क्या स्मॉल बी। तो ये क्या हो गया, अभी देखिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक है, ठीक है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑन द स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री क्या हो गई, ये है ना भाई, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इधर लिख दीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टाइकोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट सेकंड करके लिखिए, इट डिपेंड्स ऑन स्टाइकोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पता लग रही है भाई चीज, लिख दिया भाई। एग्जांपल करके ये वाली लिख दीजिए, एग्जांपल ये वाली नीचे। वो पेपर में आया हुआ, एक बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है ना, एक दो बार सवाल। कितने नंबर का, 2 नंबर का, फ्री के नंबर है, देखिए कितना आसान सा है। साइकोमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, देखिए इट डिपेंड्स ऑन द क्या, इट क्या, इट क्या है मतलब, ठीक है ना भाई। लिख दिया भाई, लिख दिया भाई। पता लगी चीज की, कोई डाउट है इधर। ये पुरानी चीजें, हमने पुरानी चीजें कर रहे हैं, पुरानी चीजें, जिसने पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं तो उसको ये चीज पता लग जाएगी, और जिसने लेक्चर्स मिस करे हुए हैं तो उसको नहीं लगेगी ये चीज पता, उसको थोड़ा बहुत ऊपर से पता लगेगा, उसने बोला ये क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए लेक्चर्स सारे अटेंड करने होते हैं, तभी चीजें पता लगती हैं। ज़्यादा कम कम क्यों पता लगता है, अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं करे हो। तो अभी लिख दिया भाई सभी ने, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टाइकोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टाइकोमेट्री के ऊपर। तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, सिर्फ आपको रिएक्शन को देख के पता लग रहा है, तो ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल कांसेप्ट। बट ये जो अल्फा और बीटा है, ये क्या कैसे पता लगता है आपको, एक्सपेरिमेंटल। दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, और वो क्या थ्योरेटिकल लॉ है। सिर्फ आपको रिएक्शन, अगर आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट कर दी तो उधर से आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का पता लग जाएगा, बट इसका पता नहीं लगेगा, किसका, रेट लॉ का, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जिस चीज के ऊपर रेट डिपेंड करता है वो क्या होती है भाई, ये वाली चीज, ठीक है ना, इसके अल्फा और बीटा के ऊपर। तो ये वाली चीज अल्फा और बीटा जो किसके ऊपर लगे हुए हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, आपको पता है, जब इनको प्लस कर देते हो तो क्या बन जाता है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अल्फा प्लस बीटा। ये वाली चीज तो पता है ना भाई। ए प्लस बी को प्लस करके क्या बनता है, बोलिए भाई। इसको अल्फा और बीटा को प्लस करके क्या बन जाता था भाई, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
ए प्लस बी को प्लस करके क्या बनता था भाई? बोलिए बोल, इसका भी दिमाग लगाइए। ए प्लस बी को प्लस करके क्या बनता था? आइडिया लगाइए भाई। ये क्या है? इससे कुछ नंबर होगा ना, 1 2, इसका भी क्या होगा 1 2, तो क्या बन गया ये 1 2 या 1 1। मॉलिक्यूलैरिटी भाई, मॉलिक्यूलैरिटी। कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? देखिए ए का कुछ नंबर होगा, बी का छोटे बी का कुछ नंबर होगा, तो भाई क्या हो गया, इसका नंबर जो होगा तो उसको जब आप लोगों ने प्लस कर देना है तो वही क्या होगा, इट इज द मॉलिक्यूलरिटी की क्या डेफिनेशन थी? इट इज द टोटल नंबर ऑफ क्या रिएक्टिंग स्पीशीज, किसमें? टोटल पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली सो दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी। बताई थी ना भाई चीज, तो ये वही चीज है भाई मॉलिक्यूलरिटी। तो इतनी बात समझ आ गई भाई? अभी लिखिए अगला फर्क, देखिए अगला फर्क देखना है आपने किसके बीच में? रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट के बीच में फर्क, ठीक है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्क है पेपर में, ये एक बार पूछा हुआ है, जो ये वाला है ये कोई पूछा होगा, कोई 2-3 बार पूछा होगा, किसके बीच में? रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट के बीच में फर्क। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है भाई? बताइए भाई, अब बताइए, नोटबुक नहीं देखना, ठीक है ना, ऐसे बताइए, दिमाग लगाइए। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट्स की हो सकती है या प्रोडक्ट्स की हो सकती है। तो इधर लिखिए रेट ऑफ द रिएक्शन इस साइड, और उस साइड लिखिए क्या? रेट कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट भी लिखा देना इसके साथ। फर्स्ट लिखिए भाई, क्या लिखना है इधर? पहले डेफिनेशन लिख दीजिए। डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है भाई इसकी? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ये वाली चीज। और रेट कांस्टेंट क्या है भाई? इसकी क्या डेफिनेशन है? क्या है? बोलिए शाबाश, क्या बोल रहे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पूरा अच्छे से डेफिनेशन बताइए। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। क्या हो गया भाई? रेट कांस्टेंट क्या है भाई? इज, लिखिए रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लिखिए, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन। कब? व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? रिएक्टेंस इज यूनिटी। यही है ना भाई, या कुछ हो रहा है? जिसने पढ़ा हुआ उसको पता होगा। ये हम वही चीजें कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं वो चीजें पुरानी जो आपने चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है ना। तो ये उनके बीच में फर्क पूछा हुआ है, ये इनके बीच में फर्क वही बता पाता है जिन्होंने वो चीजें पढ़ी होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी होंगी चीजें, वो इसके बीच में फर्क नहीं बता पाएगा। अभी लिखिए, इधर लिखिए सेकंड पॉइंट लिख दिया भाई। डेफिनेशन लिखी मैंने, क्या चेंज है, मतलब मैंने क्या बोला? रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। और रेट कांस्टेंट क्या लिखा मैंने? रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इसकी रिएक्टेंट्स, व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूनिटी, ठीक है ना। इतने लिख दी। तो उसके बाद दूसरा फर्क लिखिए भाई इसके बीच में। आपको पता है क्या फर्क है? दूसरा क्या फर्क बताओगे? रेट ऑफ द रिएक्शन और इसके बीच में क्या फर्क बताओगे? बोलिए, बताया हुआ है, उसको याद करिए। पता है किस चीज को याद करिए? जो मैंने लिखवाए थे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, उनको याद करिए भाई। क्या क्या लिखवाए थे मैंने? लिखवाए थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मैं रेट कांस्टेंट की कहानी बता रहा था उसके नीचे मैंने बताया था। और क्या क्या लिखवाए थे मैंने? कैरेक्टरिस्टिक्स, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे। क्या थे? याद है किसी को? नहीं याद है? याद है भाई राम कुमार? नहीं लिखे? तो नोट भी करना है ना, पुराना काम भी नोट करा गया। बोलिए,
देखिए ऐसा पता है वही, अगर आप मिस करोगे लेक्चर्स तो अगर देखिए मिस हो जाते हैं तो यूट्यूब से देख लीजिए करें, ठीक है ना, बट मिस नहीं करेगा तो फिर चीजें नहीं पता लगती, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है ना, फिर आपको ऐसे लगेगा बाउंसर बजेंगे, ऊपर ऊपर से जाएगा सब कुछ, बोलना है क्या चल रहा है, ठीक है ना, पता लगना चाहिए चल क्या रहा है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज, तो बोलिए भाई, नहीं बता दो मैं, हार मान ली भाई, क्या भाई बताना है यहाँ पे, पीछे ही देख लीजिए भाई क्या क्या बताए थे। constant rate reaction. रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने लिखा है। एक एक करके बताइए, ऊपर ऊपर से बताइए। Rate constant means the rate of reaction greater than your rate constant. हाँ ये तो हो गया, ये डेफिनेशन हो गई, और कुछ उसके उसके नीचे और क्या बताया था? Rate constant for a particular reaction is constant at a particular temperature. हाँ ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर बट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये चीज अगला पॉइंट क्या लिखवाया था कि रेट कांस्टेंट चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, लिखवाया ना अगला पॉइंट, इससे आगे लिखवाया कि नहीं लिखवाया? देखिए भाई लिखवाया हुआ है ना, ये नहीं लिखवाया हुआ। एक और अगला पॉइंट देखिए कंसंट्रेशन वाला, हाँ रेट कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन, तो भाई इधर लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए इधर रेट कांस्टेंट में, मतलब आपको देखो एक चीज बताइए, रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेट, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा कंसंट्रेशन के साथ? कंसंट्रेशन आप लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो मेरे को बताइए रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज होता जाएगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, डेफिनेशन में देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने क्या कर दी, कंसंट्रेशन क्या कर दी, चेंज कर दी, तो भाई रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो भाई लिख दीजिए इधर, इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या, इट चेंजेस विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन, इट चेंजेस विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन। लिखिए लिखिए यार, क्यों नहीं लिख रहे, नहीं लिखना, लिखोगे it changes with the change in the, क्या बोला मैंने, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, चेंज होता है। अभी इसका क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट का क्या लिखेंगे भाई, बताइए भाई क्या लिखना है इधर? अभी कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, तो टेम्परेचर में इसका भी लिखना है ना कुछ, अभी सिर्फ इसका लिखना है ना भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का क्या लिखना है, it do not change with the change in concentration। रेट कांस्टेंट क्या कहता है भाई, कांस्टेंट है तो ये चेंज थोड़ी ना हो सकता है कंसंट्रेशन के साथ, इट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, खुद बताना आपको भाई ये क्या है, कांस्टेंट है, मैंने उस दिन भी समझाया था, रेट किसके बराबर होता है, ये वाली चीज होती थी भाई, देखिए रेट किसके बराबर होता था, के के बराबर, when the concentration of the when the molar concentration of the reactants is unity, तो भाई ये किसके बराबर, तो इधर का इसकी इसमें सिर्फ क्या है, रेट है भाई, कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो भाई ये उसके साथ कैसे चेंज होगा फिर, तो लिख दिया भाई इट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, डू नॉट लिख दिया भाई। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, अगला पॉइंट क्या लिखोगे भाई, देखिए उधर ही देखिए, रेट कांस्टेंट चेंजेस विद द टेम्परेचर, ये वाली चीज तो पता है ना भाई आपको, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है कि नहीं होता है, क्या भाई, रिएक्शन की स्पीड बताइए टेम्परेचर के साथ क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो भाई लिख दीजिए इधर भी क्या, इट द Rate of reaction increases with the increase. हाँ लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ऐसे लिख दीजिए भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वो भी चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऐसे ये वाला लिख दीजिए सिर्फ चेंज, तब ज्यादा सही है, ठीक है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, उधर क्या लिखोगे भाई, थर्ड इधर, इधर क्या लिखोगे, ये चेंज होता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, क्या भाई होता है ना चेंज, नहीं होता, होता है ना भाई, ये नहीं होता क्या,
डायरेक्टली वैरी करता है। हाँ तो बस वही डायरेक्टली वैरी कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है उसके साथ, तो एक ही बात है, ठीक है ना। वही इधर भी लिख दीजिए, इट ऑल्सो चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई नहीं लिखवाया हुआ है मैंने, देखिए ना उधर। इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ये भी चेंज करता है भाई टेम्परेचर के साथ। देखिए अभी पुरानी चीजें आपने नहीं पढ़ी है तो देखिए कुछ भी पता नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज भाई पुरानी चीजें देखिए फिर मजा आएगा, ऐसे मजा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट देखिए भाई, यूनिट क्या है भाई रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन के क्या है यूनिट इसका, यूनिट क्या होगा रेट ऑफ, नोटबुक बंद कर दीजिए, ये नाम ने नोट कर दिया होगा ना, तो बस हाँ बस लिख दीजिए, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, क्या होगा भाई, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये कैसे हुआ भाई, देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन बटा टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ऊपर गया तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ये वाली चीज तो लिख दीजिए भाई, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, ये वाली चीज लिख दीजिए, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगला लिखिए, इधर लिखिए, उधर क्या लिखोगे, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है भाई, क्या होता है यूनिट रेट कांस्टेंट का, पढ़ा हुआ है आपने, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये वही चीजें। अगर आप देखिए, अगर आपको अभी इन चीजों का पता नहीं लग रहा ना, ये मैंने नहीं पढ़ी हुई है, तो इसका मतलब पता क्या है, आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये मैं पुरानी चीजें रिपीट कर रहा हूँ, बस उनको फर्क करके बता रहा हूँ उनके बीच में, ठीक है ना, डिफरेंस करके बता रहा हूँ, है ये पुरानी चीजें सारी की सारी। तो अभी आप अपना टेस्ट कर लीजिए कि अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, और जिसने देखे हुए हैं उसको सब कुछ पता लगेगा। तो भाई बोलिए इधर, यूनिट क्या है भाई रेट कांस्टेंट के, क्या है, नहीं पता, रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या है भाई विनायक, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या, अगर इसका ये है, कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, क्या होता है, अगर इसका रेट कांस्टेंट का मोल पर लीटर है तो कंसंट्रेशन का क्या होता है फिर, मोल पर लीटर। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, नहीं पता आपको, इट मैंने क्या बोला था, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लिखिए द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट में लिखिए भाई, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नहीं देखा था आपने उधर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड थर्ड ऑर्डर, जब आप यूनिट्स निकाल रहे थे रेट कांस्टेंट किसकी निकाल रहे थे भाई, इसी की तो निकाल रहे थे भाई, किसकी, रेट कांस्टेंट की। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। The unit of the rate constant depends upon the order of the reaction. Order of reaction. लिख दिया भाई, देखिए अभी खुद देख लीजिए, आपको नहीं आता है पुराना, ठीक है ना। अगर आपको आता होता तो आपने बता देना था, आपने बताया ही नहीं, तो इसका मतलब आपको पुराना नहीं आता, सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो और आपको पुराना कुछ भी याद नहीं है। देख लीजिए ये टेस्ट है आपका, ठीक है, तभी ये फर्क बता रहा हूँ, आपने नोट भी नहीं किए और फिर भी ये भी नहीं किया, तो ये तो गलत बात है, ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होगी भाई, ठीक है ना। तो हो गया भाई, नोट कर दिया, लिख दिए, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज करके लिख दीजिए, इसके आगे ही लिख दीजिए, दैट इज unit of rate constant is different for that is unit of rate constant is different for 0 first second, the unit of rate constant is different for 0 first second
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। Unit of rate constant is different for zero, first, second and third order reaction. डिपेंडेंट डिफरेंट है, वो अलग है। उस जीरो का अलग है, फर्स्ट का अलग है, सेकंड का अलग है और थर्ड का क्या है, अलग है। तो लिख दिया भाई। देखिए पता नहीं लग रही है ना आपको चीजें, क्यों नहीं पता लग रही? वही चीज है कि भाई रिवाइज नहीं करा, ठीक है ना। रिवाइज किया होता तो पता लग जाता। अभी आ गया, अभी ये वाला फर्क, इस थर्ड फर्क लिखिए भाई। ऑर्डर, और एक साइड लिखिए ऑर्डर और दूसरी साइड लिखिए क्या, मॉलिक्यूलैरिटी। एक साइड लिखिए ऑर्डर और दूसरी साइड क्या, मॉलिक्यूलरिटी। पुरानी चीजें पढ़ते चलिए भाई, पुरानी चीजें। ऐसा नहीं है कि भाई लेक्चर्स भी अवेलेबल है यूट्यूब में, ठीक है ना, उधर से ही देख लीजिए भाई। अगर इधर नहीं लेक्चर मिस हो गया तो, बट अगर नहीं पढ़ना है फिर तो वही आलस हो गया भाई। फिर आप में इतना लास्ट में इतना सारा बोझ हो जाएगा, फिर कैसे करोगे काम, फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई साथ साथ में थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन करते हैं हम, उसको पढ़ लीजिए भाई। इधर लिखिए ऑर्डर और इधर क्या लिखिए, मॉलिक्यूलरिटी। तो बताइए भाई, और ये पता कितनी बार आया हुआ है पेपर में? ये कोई बहुत बार आया हुआ है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। कोई 7-8 बार आ चुका है पिछले कोई 10 सालों में, 7-8 बार। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लिख दीजिए इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में फर्क। इसको इस चैप्टर में से ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए और ये पेपर में आपको भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इधर लिखिए भाई ऑर्डर का डेफिनेशन क्या थी, ऑर्डर की क्या थी भाई? क्या था भाई, बोलिए बोलिए, ऑर्डर क्या था? सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो लिख दीजिए भाई, लिख दीजिए, इट इज द सम ऑफ पावर्स, इट इज द सम ऑफ पावर्स, ठीक है ना। इट इज द सम ऑफ पावर्स किसकी, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन किसकी है भाई? क्या आगे क्या लिखना है? हाँ देखिए, द सम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स किसमें, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो क्या हो गया भाई आपका, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई भाई, मॉलिक्यूलरिटी क्या है भाई, क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है ना। तो लिख दीजिए भाई, इधर लिख दीजिए द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज में आपको पता है क्या क्या आ सकते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। लिख दीजिए भाई द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन अ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर है भाई किसका, टोटल नंबर, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन अ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। The total number of reacting species participating in a elementary chemical reaction। आगे क्या लिखना है भाई, आगे क्या लिखना है? That must collide simultaneously, that must collide simultaneously। पुरानी चीजें रिपीट कर रहा हूँ भाई, that must collide simultaneously। हाँ भाई क्यों नहीं लिख रहे? हाँ इसी के आगे लिखो, डेफिनेशन है, पहले तो फर्क बताना है, तो डेफिनेशन में तो फर्क है ना, फर्क बता रहे हो। जितना बड़ा हो सके, 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का। क्या लिखना है, लिख दिया भाई, दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली सो दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो दूसरा फर्क देखिए भाई,
लिख दिया? लिख दिया भाई विनायक? हाँ भाई रोशन लिख दिया? तो अभी लिखिए दूसरा फर्क लिखिए। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा क्या लिखना है बताइए भाई, बताइए अभी फर्क बताइए, दूसरा क्या लिखना है? इसके ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या फर्क है? बोलिए बोलिए, बताया हुआ है भाई, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपके लास्ट टॉपिक्स यही है भाई, यही हमने पढ़े थे। अभी फर्क फर्क आपको नहीं रहा? देखिए वही चीज है, सब जब आप लोग समझते हो उस टाइम सब कुछ समझ आ जाएगी, बट उसको नहीं पढ़ोगे तो फिर वो चीजें भूल जाती हैं। तो वही चीज है भाई आपके साथ हो गया, आपने उसको सिर्फ समझ लिया और उसको देखा ही नहीं, और वो चीजें आपको भूल चुकी हैं अभी, ठीक है ना। तो इसलिए आज के बाद मैं आज रोज आपका क्या लूंगा, टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो मैंने पहले दिन चीज पढ़ाई होगी तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वही 5 मिनट में, ठीक है ना। वही वाली चीज, तो कल मैं इनमें से कुछ भी लिखा सकता हूँ जो आज हमने चीजें पढ़ी, तो लिख दीजिए भाई। सेकंड सेकंड क्या है बताइए, क्या फर्क है भाई? नहीं पता, भूल गए? नहीं पता भाई? ऑर्डर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 0 1 2 3, और क्या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो लिख दीजिए भाई, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, क्या हो सकता है? 0 1 2 3 और इवन फ्रैक्शनल। लिख दे भाई, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या हो सकता है? कैन बी हो सकता है भाई 1 0 1 2 3 और इवन, कैन भी क्या क्या हाँ कैन भी क्या कैन बी 0 ZERO, कैन बी 0 1 2 3 और इवन फ्रैक्शनल। तो मॉलिक्यूलरिटी में क्या लिखेंगे भाई? बस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या हो सकता है? कैन बी, लिखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 1 2 3, ठीक है ना। और करके लिख दो, और होल नंबर, ये क्या होल नंबर है भाई, ठीक है ना। तो ये लिख दीजिए भाई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 1 2 3, ये नहीं हो सकती। 0 एंड फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट पॉसिबल, लिख दीजिए उसके आगे आगे लिख दीजिए 0 एंड फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट पॉसिबल। लिख दीजिए मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1 2 3 और उसके पॉइंट फुल स्टॉप डालिए और तो लिखिए भाई क्या लिखना है, 0 एंड फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट पॉसिबल। लिख दिया भाई, रह गया यहाँ पे, लिख दिया। तो बताइए ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है कि भाई थ्योरेटिकल क्वांटिटी है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? सही है भाई, सही है क्या भाई रोहित? सही है। ऑर्डर कौन सी क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल है थ्योरेटिकल है? नहीं पता, नहीं पढ़ा था, कौन सी क्वांटिटी है फिर? सोचने वाली क्या बात है, घर पे जाके पढ़ते नहीं हो? थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, किसने बोला? किसने बोला ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है? कौन सी क्वांटिटी है? दिमाग लगाइए भाई, क्या भाई अजय क्या है? हाँ ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्डर कितनी? ऑर्डर एक्सपेरिमेंट नहीं पता, नहीं समझते हो? एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल है भाई, कितनी बार पढ़ा नहीं था जब हम कर रहे थे? तो ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, लिख दीजिए भाई, ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। देखिए अभी ये भी चीज भूल गए, कितनी छोटी सी चीज थी भाई, ये भी चीज भूल गए। ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। देखिए अपने देख लीजिए अपनी वो परफॉर्मेंस, देखिए आपने पहले के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आपको अभी कुछ भी याद नहीं रहा, 0 याद रहा, कुछ भी नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको। ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। Order is experimental quantity and cannot be calculated from stoichiometry of a chemical reaction.
लिख दिया भाई, Stoichiometry. of a chemical reaction, of a chemical reaction. Order is a experimental quantity Next. and इसके साथ ही है भाई, and cannot be calculated by the stoichiometry of a chemical reaction, and cannot be calculated by stoichiometry of a chemical reaction. लिख दिया भाई, स्टाइकोमेट्री देख के आप उसकी ऑर्डर निकाल सकते हो भाई, एक्सपेरिमेंटल चीज है तो कैसे निकाल सकते हो, सही बात है ना भाई। तो बस वही चीज है। इधर लिखिए भाई मॉलिक्यूलैरिटी में क्या लिखना है इधर, मॉलिक्यूलैरिटी कैसी क्वांटिटी है भाई, थ्योरेटिकल क्वांटिटी, कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। स्टाइकोमेट्री क्या होती है, जो आपके आगे नंबर्स लगे होते हैं जैसे ए प्लस बी, ए बी क्या है भाई, स्टाइकोमेट्री। तो इसको देख के आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो ना भाई, है ना भाई। तो वही लिख दीजिए भाई, मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है भाई, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम किससे, फ्रॉम स्टाइकोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल वो स्पेलिंग लिखे हैं THEORETICAL, थ्योरेटिकल क्वांटिटी एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टाइकोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और 4 करके लिखिए भाई, फोर्थ कौन सा होगा, और बताइए भाई फर्क इनके बीच में, बताइए भाई, बता सकता है कोई। सारी चीजें लिखवाई हुई है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी की कहानी आपको सारी की सारी बताई हुई है, बता पाओगे भाई, नहीं पता, देखिए भाई याद करिए भाई, पहले इसका बताइए मॉलिक्यूलर, एक होती है भाई एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है, पढ़ाई थी ना भाई परसों, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बताइए मेरे को कि भाई एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। तो मेरे को एक चीज बताइए, ऑर्डर की जो मॉलिक्यूलैरिटी किसके लिए एप्लीकेबल होती है, एलिमेंट्री स्टेप के लिए कि भाई उसके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, किसके लिए एप्लीकेबल होती है, क्या भाई आप एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो या कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, कल लिखवाया था ये सब कुछ। डेफिनेशन ये देखिए भाई, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है मॉलिक्यूलैरिटी में। तो फिर इधर जब चर्चा करेंगे हम मॉलिक्यूलैरिटी की, तब किसकी चर्चा होगी भाई, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ऑर्डर किसके लिए, दोनों के लिए, फॉर द एलिमेंट्री एंड द कॉम्प्लेक्स। कल नहीं पढ़ाई थी ये चीज, पढ़ाई थी ना भाई। तो देखिए कल वाला आप भूल गए, देखिए ऐसे ही बाकी पुरानी चीजें थी वो भी भूल गए। तो देखिए देख लीजिए अपनी परफॉर्मेंस, आपको खुद अपनी परफॉर्मेंस जज करनी है, ठीक है ना। अगर देखिए जो बंदा डेली पढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ उसको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट अभी आपने चीज समझ ली, तो फिर अगर आपने नहीं पढ़ा उसको तो चीजें एक भी याद नहीं रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ। आपने बोलना है क्या क्या पढ़ा तो था, सपना जैसा आना है भाई, सपना आना कि हाँ भाई सुनी तो है चीज, बट पता नहीं लगना कि चीज क्या है भाई। इसलिए जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके देखिए भाई एक्चुअली में क्या लिखवा दिया है, ठीक है ना। तो वो लिखिए, फिर भूल जाती है वो चीजें, सच्ची बता रहा हूँ मैं, मेरे को तो तजुर्बा है भाई, मैंने भी पढ़ा हुआ है ना, तो मेरे को नहीं पता कि वही चीजें कैसे भूलती हैं। तो वही चीजें आपके हमारे साथ भी वैसा सिस्टम हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। चीजों को जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके पक्का देखिए, और कल से मैंने लिखवाना भी है पहले, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई करवानी है। पहले 10-15 मिनट क्या करना है, लिखवाना है, जो आपने पहले दिन क्वेश्चन पढ़ा होगा उसको लिखवाना है, उसके बाद क्या करना है आपको, आगे पढ़ाई होगी, ठीक है ना भाई। तो इसलिए आज के बाद डेली पढ़ के आना, ठीक है ना, नहीं तो आप भूल जाते हो। तो ये वाली चीज लिख दीजिए भाई, ऑर्डर इज एप्लीकेबल, ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर इज एप्लीकेबल किसके लिए, बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। लिख दिए भाई, ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, लिख दिया भाई। उसके बाद लिखिए मॉलिक्यूलैरिटी, इधर इधर क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलैरिटी किसके लिए एप्लीकेबल है, लिख दीजिए भाई, मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस।
11वीं वाले इससे आप वो ज़्यादा अच्छा करे, वो डेली पढ़ के आते हैं। आप नहीं पढ़ रहे, आपको वो गया, अभी आप 12वीं पहुंच गए ना, आपको मतलब कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ भाई हम 12वीं पहुंच गए, बिना पेपर दिए, अभी आपने पढ़ना तो बंद कर दिया, ठीक है ना। वो देखो वो मेहनती बंदे, वो मेहनत कर रहे थे, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो डेली पढ़ के आते हैं, उनको मैंने सरप्राइज टेस्ट भी लिया, उन्होंने तब भी अच्छा करा, ठीक है ना। सारा सभी ने लिख दिया, ऐसा तो नहीं ना सभी ने लिखा। तो वो चीज़ है, आप भी देखिए, आप कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हम 12वीं पहुंची, पेपर बिना दिए हुए। 12वीं में तो पेपर होने हैं ना भाई, देने पड़ेंगे ना, तो ये वाली चीज़ है। तो लिख दीजिए मॉलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, पता लग गई भाई चीज़। तो उसके बाद लिखिए भाई, उसके बाद लिखिए, इसके साथ ही लिखिए, इसके साथ ही लिखिए। मैंने जब बताया था कल, आपको क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी की चर्चा करना क्या है, बेवकूफी है। तो लिख दीजिए भाई उधर क्या, पहले भी लिखा ना मैंने, क्या मॉलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। कहां पे पहुंचे, Modularity. of a complex reaction is not possible। अगर फिर भी अगर आपको चर्चा करनी होगी तो आप क्या करते हो भाई, मॉलिकुलरिटी की चर्चा करनी होगी इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तब आप लोग क्या बोलते हो, किसकी मॉलिकुलरिटी लेते हो। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो किसकी चर्चा करते हो, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है ना। मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप, लिख दीजिए भाई फुल स्टॉप डाल के, मॉलिकुलरिटी, वही स्टेप है। हाँ ये यही वाला चीज है, मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप, मॉलिकुलरिटी ऑफ अ स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप। is taken as the molecularity of the complex reaction। पता लगा भाई चीज, क्या लिखा है मैंने, मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप। बहुत सारे स्टेप्स होंगे, जो क्या होगा उसमें से सबसे स्लोएस्ट होगा, स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप, उसको क्या बोलेंगे हम, इज टेकन एज द मॉलिकुलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर भी मैंने बोला चर्चा करनी होगी तो क्या करना है आपने, मॉलिकुलरिटी किसकी देखनी है भाई, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, तो ये वाली चीज होगी। अभी अगला पॉइंट करके लिखिए नंबर 5, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, मेरे को एक चीज बताइए भाई, ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे को एक चीज बताइए, ऑर्डर जो चीज है वो डिपेंड करेगी प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर या कंसंट्रेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा भाई ऑर्डर। दिमाग लगाइए भाई, दिमाग लगाइए सिर्फ। ये जो सम जो पावर्स का, ये आपको कैसे पता लगता था, एक्सपेरिमेंटली है ना, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता लगती थी। तो अगर मैं क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं और क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं और क्या कर दूं, प्रेशर वगैरह कुछ बढ़ा दूं, तो मेरे को एक चीज बताइए कि भाई रिएक्शन बढ़ेगी कि कम होगी, ऐसा कुछ चेंज आएगी कि नहीं आएगी भाई, एक्सपेरिमेंट जब आप लोग कर रहे होंगे, क्या भाई आएगी कि नहीं आएगी, आ सकती है ना भाई। तो वो चीज है। तो अभी मॉलिकुलरिटी को देखिए, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो मेरे को एक चीज बताइए कि भाई अगर आप रिएक्शन कोई लिख दिया आपने, उधर आपने स्टाइकोमेट्री जो लिखी है ए बी, तो उसमें कोई चेंज आएगी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने से, थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे ये वाली चीज है, जैसे H2 प्लस 3N2, इधर क्या है 2NH3। तो मेरे को एक चीज बताइए, जो इसकी स्टाइकोमेट्री क्या है 1, इसकी क्या है 3। तो मेरे को एक चीज बताइए, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी स्टाइकोमेट्री में कोई फर्क आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता,
स्टाइकोमेट्री है, नंबर है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कहाँ पे कर रहा है, तो सिर्फ आप ये सिर्फ क्यों लगाते हो आप, इसका मकसद क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस कर देना। रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही साबित करने के, कि जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर हो जाए। तो भाई क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है ना कि वो प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी मॉलिक्यूलरिटी, तो डिपेंड क्या करेगा भाई, ये वाली चीज, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो लिख दीजिए भाई, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। क्या ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोला मैंने, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जो प्रेशर और टेम्परेचर जब आप लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे होंगे उस टाइम पे जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी लिखिए, अगला लिखिए, इधर जो मॉलिक्यूलरिटी में क्या लिखना है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। लिख दीजिए भाई, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी देखिए एक और पॉइंट लिख दीजिए भाई इधर, ये वाला अभी नहीं पता लगेगा आपको, ठीक है ना, सिर्फ लिख दीजिए इसको, इवन द, लिख दीजिए इवन द ऑर्डर ऑफ, इवन द ऑर्डर ऑफ, इवन द ऑर्डर ऑफ सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, इवन द ऑर्डर ऑफ सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, इवन द ऑर्डर ऑफ अ सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ, इवन द ऑर्डर ऑफ अ सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। आगे क्या लिखोगे, मे नॉट डिपेंड अपॉन द स्टाइकोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लिख दिया भाई, ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है, ऑफ स्टाइकोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिख दिया भाई। क्या लिखा, इवन द ऑर्डर ऑफ, क्या, इवन द ऑर्डर ऑफ सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन मे नॉट डिपेंड अपॉन द स्टाइकोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या, इसको स्टार डाल दीजिए, 2 स्टार, ये आपको जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना है उधर ये चीज पता लगेगी, ठीक है ना। अभी चीज पता नहीं लगेगी, ये आपको आगे पता लगेगी। स्टार मैं क्यों लगवाता हूँ, बिकॉज अभी इसका समय नहीं आया हुआ है आपको, अभी जो अगली मैं चीज बताऊंगा ना, बिकॉज अभी तक मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अब खुद बताइए, मैंने क्या बोला था कि जो सिंपल रिएक्शन की क्या होगी, स्टाइकोमेट्री, है ना भाई, वो किसके बराबर होगी, बताया नहीं था भाई, वो जो रेट लॉ में जो मैंने पावर्स ली हुई है कंसंट्रेशन उसके बराबर बोली थी ना मैंने भाई। देखिए ये वाली चीज दोबारा से देखिए इधर, ये वाली चीज लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी गिविंग अस प्रोडक्ट्स। स्टाइकोमेट्री क्या है इस रिएक्शन की, ए और बी। मैंने क्या बोला था, सिंपल रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट जब मैंने लिखा तो इधर क्या लिखूंगा, ए और इधर बी लिख दिया, तो ए और बी ये क्या होती है, बराबर होती हैं। जो इसकी जो पावर्स लिखी है कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो मैंने पावर्स लिखी हुई है वो किसके बराबर होती हैं, स्टाइकोमेट्री के बराबर, है ना भाई। तो मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या था, सिंपल रिएक्शन में बराबर था ना भाई। ये वाली चीज कल भी लिखवाई थी ना, फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी। तो ये वाली चीज सही है ना भाई। तो ये वाली अभी मैंने क्या लिखवाया, जो अभी लिखा पॉइंट, अभी देखिए, इवन द ऑर्डर ऑफ क्या सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन मे नॉट इक्वल टू द स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री क्या हुई, ये मतलब स्टाइकोमेट्री मींस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये वाली चीज लिखवा दी ना भाई। तो अभी देखिए इसका, इस चीज का मतलब आपको पता लगेगा अगले टॉपिक में, ठीक है ना। चीज समझ आ गई भाई, मैंने क्या बोला अभी, चीज समझ आई कि मतलब देखिए आपने सिर्फ अभी तक क्या पढ़ा था, अभी तक आपने सिर्फ ये चीज पढ़ी थी कि भाई जो ऑर्डर है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है वो इक्वल होता है इन द केस ऑफ द सिंपल रिएक्शन। अभी मैंने क्या बोल दिया, इवन इसीलिए लिखवाया मैंने, इवन जो आपकी सिंपल रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर होगा, वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होगा। ऑर्डर क्या हो गया, ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, जो स्टाइकोमेट्री इसकी लगी है ए और बी। तो ये वाली चीज
तो ये इसके बराबर नहीं होगा, ये आपको कब पता लगेगा, अगले टॉपिक में, ठीक है ना। चीज पता लगी भाई, चीज समझ आई कि नहीं आई भाई, इसको कोई डाउट है तो दोबारा बताऊं मैं, पता लग गया, पता लग गया भाई सभी को, ये नहीं लगा पता, दोबारा से बताऊं, लग गया, लग गया बेटा, तो बता दीजिए मैंने क्या बोला, बोलिए, अगर पता लग गया तो बता दीजिए भाई, अगर पता नहीं, झूठ क्यों बोलना है भाई, अगर पता लग गया तो सही है, नहीं पता लगा तो बोलना है, बोलिए। इसमें आठ में हाँ, इसमें जो मैंने अभी चीज बताई, जो अभी वाला पॉइंट दिखाया मैंने, इवन द ऑर्डर ऑफ ए और बी या वो स्टैकोमेट्रिक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो है, मेरे को पता है, किसके बराबर होने चाहिए, ये सिंपल रिएक्शन में क्या होता है, जो इसकी पावर्स होती हैं उसके बराबर होते हैं। बट अभी देखिए अभी क्या सीन है, मैंने क्या बोला, अभी जो पॉइंट लिखवाया, ये कोई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो आपने पावर्स लिखी हुई है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, वो बराबर नहीं होती है किसके, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने स्टार क्यों लगवाया, बिकॉज ये आपको आगे चीज, अगला टॉपिक है उधर पता लगती है चीजें, बट पहले मैंने यही पढ़ा था ना कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, बराबर होती है, मतलब जो आपकी पावर्स है कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, वो किसके बराबर होंगी, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होंगी। चीज पता लग रही है भाई, लगी पता, नहीं लगी पता, क्यों नहीं लगी पता, पहले लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे इसलिए चीज पता नहीं लगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज पता लगी भाई, लिमिटेशन कहाँ पे है, तो ये वाली चीज पुराने लेक्चर्स देखने हैं भाई, ठीक है ना, फिर क्या पता लगेगा, अभी देखिए वो थोड़ी ना रिपीट करवा सकता हूँ मैं ऑर्डर, वो तो हो गया भाई, यूट्यूब में देख लेना भाई, ठीक है ना। तो वो वाली चीज, तो वही चीजें पता इसलिए नहीं लगा बिकॉज वो चीज है, अभी मैं ऑर्डर पूछूंगा वो भी नहीं पता होगा आपको, ठीक है ना, वो पता ही नहीं है तो फिर कैसे पता लगेगा, फिर वो तो बाउंसर ही बजेंगे ना, फिर वही चीज है, अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे फिर चीज पता लगेगी, अगर ऐसे बीच से पढ़ोगे फिर कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो वो वाली चीज अभी लिख दीजिए, आज इधर 6 मॉलिक्युलरिटी में क्या लिखना है, मॉलिक्युलरिटी of a reaction, molecularity of a reaction is equal to the stoichiometry of a balanced chemical equation. लिख दिया, ये बराबर है ना भाई, मॉलिक्युलरिटी क्या है, ये भी लिख देना इधर, क्या मैंने क्या कहा, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज भी लिख देना, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टाइकोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑलवेज, हमेशा बराबर होगी ना भाई, बिकॉज मॉलिक्युलरिटी में आप काउंट करते हो उनको भाई, कितने नंबर ऑफ वो स्पीशीज है, रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो दैट्स व्हाई ये वाली चीज तो पता लग गई भाई चीज। अभी लिखिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए भाई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टाइम कहाँ हुआ, अभी 2 मिनट बचे हैं, 7-8 हुए, अभी 7:10 पे स्टार्ट करा था ना, 12 पे, 5 मिनट किसकी बायो की ट्यूशन है, रुकिए भाई।